आज़ाद हिंदुस्तान का जो चरित्र है आपकी एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज, इस चरित्र को बदलकर एक तानाशाही फांसीवादी एक हिंदुत्व राष्ट्र के रूप में बदलना, ये है उनका मुख्य उद्देश्य। पिछले कल को उन्होंने फिर एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स को बदला और बाबरी मस्जिद को ध्वस्त होने की खबर को उन्होंने वो टेक्स्ट बुक्स में से मिटा दी। यानी वो हुआ ही। हम चाहेंगे कि कोर्ट कचहरी जरा हिम्मत के साथ देश की न्याय को तो बरकरार रखें। देश के अंदर न्याय और कोर्ट कचहरी की परिभाषा था क्या कि मैं निर्दोष हूं जब तक आप साबित नहीं कर सकते हो कि मैं गुनहगार हूं। लेकिन आज मैं गुनहगार हूं और मेरी निर्दोषता मुझे साबित करनी पड़ेगी। प्रवीर की गिरफ्तारी के बाद भी जिस तरह की खबर वो हिम्मत के साथ वो सामने रख रहे हैं, उनको सलाम, हमारी सलामी। लेकिन ऐसे बहुत कम संस्थाएं बच गई। अब गोदी मीडिया करके कितना भी प्रचार कर लीजिए, उसका कोई असर उनके ऊपर पड़ना नहीं। जो सच्चाई जो बताएगा देश की जनता को, वो जो है देशद्रोही है। जो देश को गुमराह करता है और असत्य के रास्ते पे ले जाता है और एक तानाशाही रुझान की प्रोत्साहन करता है और एक देश एक नेता का स्वभाव को जो प्रेरित करता है, वैसे लोगों को जो है पुरस्कार मिलते हैं। छात्र थे इकट्ठे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, इकट्ठे उस विश्वविद्यालय की बुनियाद जो बाद में कई प्रख्यात हुई है, उसकी एडमिशन पॉलिसी से लेकर उसके अंदर जो जनतांत्रिक तरीके थे और वो बहस का माहौल, ये सब बनाने में उन साथ मिलकर इसको बनाया गया था। और उसी काउंसिल में काउंसलर थे अशोकलता जैन और हम। और जब प्रवीर प्रकाश सागर इमरजेंसी के दौरान वहीं थे और हम मतलब एसएफआई के अंदर उन दिनों में, और शायद आज भी होता है, ज़रूर होता होगा, कि कोई एक स्ट्राइक होता है या कोई एक ऐसी प्रोग्राम होती है तो सब जिम्मेदारियां बटी जाती है, कौन किधर वो जिम्मेदारी निभाएगा। कौन प्रवीर की जिम्मेदारी थी स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के साथ, जो भाषा होगी उस लैंग्वेज के पास, और सबके लिए पूरी आदेश यही था कि हम स्ट्राइक पे गए कॉमरेड अशोका को एक्सपेल करने की वजह से। वो एक्सपेल क्यों हुई? क्योंकि इमरजेंसी के दौरान 15 ऐसे नए छात्र जो एडमिशन लिए और उनको एडमिशन दिया गया था, एकेडमिक तौर पर वो क्वालिफाई हुए थे, लेकिन राजनीतिक हालत पर उनकी एडमिशन को कैंसिल कर दिया गया कि ये पॉलिटिकली इन लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगी। छात्र संघ जो है उसके खिलाफ एक स्ट्राइक पे गए और वो स्ट्राइक का जो नोटिस था कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं इस सवाल को लेकर, वो अशोका ने साइन किया था काउंसलर के हैसियत से, और उसको इस्तेमाल करते हुए अशोका को एक्सपेल कर दिया गया। और शायद इमरजेंसी में और कहीं नहीं हुआ, एक तीन दिन का स्ट्राइक जो चल रहा था और एक घटना घट गई उसमें, जब एक आज के दिन बड़े राजनीतिक नेत्री है और उस ज़माने में उनका नाम होता था मेनका आनंद, और उनको रोका प्रवीर डीपी त्रिपाठी ने, हमारे अध्यक्ष जो छात्र संघ के थे, और डीपी त्रिपाठी के पास भी दाढ़ी थी, प्रवीर के पास भी दाढ़ी था। अब डीपी त्रिपाठी रोक कर उसके बाद वहाँ से हट गए कि और जगह चले गए और प्रवीर रह गया वहाँ पे। तो वो शिकायत हुई कि भाई मैं उनको रोका गया क्योंकि उनके संबंध, और वो बहू होने वाली थी गांधी परिवार में, मेनका आनंद, तो वो उनके इशारे के चलते हुए पुलिस कमिश्नर साहब खुद पहुँच गए। और जैसे हिंदी फिल्मी दुनिया में होता है, फिल्मों में डे लाइट किडनैपिंग किया गया और लोग जो है गाड़ी में से बाहर दरवाजे खुले थे, बाड़ी खुले थे, इनको गलती से
डीपी त्रिपाठी समझकर प्रवीण को उठा ले गए। कितना भी समझाया उनको, उसके बाद भी उन्होंने माना नहीं। ये सब तो इतिहास है, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन सवाल यह है कि किसी भी जनवादी अधिकार के लिए या किसी भी सामाजिक परिवर्तन जो जनहित में है, उनके लिए जो भी संघर्ष जो होते रहे हैं, उन संघर्षों में प्रवीण हर समय एक भागीदारी नहीं उनकी, एक हिस्सेदारी नहीं, लेकिन एक बहुत अहम उनकी भूमिका भी रही है, ना सिर्फ जेएनयू और छात्र जीवन में, लेकिन उसके बाद भी अपनी पूरी जिंदगी। तो ये जाहिर है कि निशाना शासक वर्गों के, निशाना हमारे इंसानियत के दुश्मनों का इस तरीके के कॉमरेड और लोग बनेंगे, और उनको निशाना बनाने के साथ साथ उनके ऊपर दमन और उनको गिरफ्तार करना, ये एक स्वाभाविक चीज़ है शासक वर्गों के लिए, हमारे वर्ग दुश्मनों के लिए। और वो पूरे संघर्ष के बाद कई साल वो यूनिवर्सिटी से बाहर जब निकले, पूरी की पूरी देश के अंदर एक रैशनलिस्ट मूवमेंट के लिए, एक तथ्य के आधार पर हम जो है अपनी सोच को निर्धारित करें, उस तरीके की मतलब एक आंदोलन के बहुत बड़े हिस्सेदार बने प्रवीण। दिल्ली साइंस फोरम बनाने में उनका बड़ा योगदान था, और पूरी वैज्ञानिक सोच के आधार पर हमें जो है समाज को समझना और समाज के परिवर्तन करना, इसके अंदर बहुत बड़ा उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा, जो आज भी है। और इस कंट्रीब्यूशन के चलते हुए कई सारे संस्थाएं मूवमेंटों के साथ जुड़े हुए रहे, और जाहिर है कि हर एक ये मूवमेंट रहा, हर एक ये जो संघर्ष रहा, वो शासक वर्गों के खिलाफ और इस शोषण के खिलाफ, और एक ऐसी समाज जहाँ पर बिना शोषण की व्यवस्था को कायम करे, यानी समाजवादी व्यवस्था, इस आधार पर इस लक्ष्य को सामने रखते हुए इनकी पूरी जिंदगी रही। और इसी के चलते हुए वो ये न्यूज़ क्लिक की संस्था बनाई थी, और ऐसे समय बनाई। सवाल सिर्फ यहाँ पर प्रवीण के गिरफ्तारी का नहीं, 1 साल इमरजेंसी के अंदर गिरफ्तार थे, अब 6 महीने हो गया आज के दिन। सवाल यह है कि आज किसके खिलाफ प्रवीण को गिरफ्तार किया गया? सच बोलने के लिए न्यूज़ क्लिक जो है सच्चाई के साथ खबर जो दे रही थी कि क्या हो रहा है देश में, आपके किसान संघर्ष के बारे में हो या कोई और, जिस तरीके से हमले हमारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर होते रहे, जिस तरीके से हमले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पे हुए दिल्ली के अंदर, और देश के अंदर कई सारे शिक्षा संस्थानों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक सोच के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के खिलाफ जो सही खबर जनता तक पहुंचाए और सवाल उठाए, ताकि जो अधिकार में सत्ता में है वो उसका जवाब दे। जब हमारे देश की संविधान हमें अधिकार देता है, बुनियादी अधिकार, मौलिक अधिकार, उन मौलिक अधिकारों के ऊपर और हमला और उसको कुचलने की जो कोशिश करे, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना स्वाभाविक ही नहीं, हम समझते हैं कि वो एक जरूरत है, एक जिम्मेदारी है। आगे न्यूज़ क्लिक के ऊपर इल्जाम क्या कि आपने इन सभी सवालों के ऊपर, इन सभी संघर्षों को इतने बड़े पैमाने पर उनको पब्लिसिटी दी क्यों? यानी हो क्या रहा है देश में, मुल्क में? यही कि जो सत्ताधारी चाहते हैं, जो ये सरकार खासतौर पे चाहती है, वही जो है हमारे खबरों में शामिल हो। यानी जो सच्चाई जो बताएगा देश की जनता को, वो जो है देशद्रोही है। जो देश को गुमराह करता है और असत्य के रास्ते पे ले जाता है और एक तानाशाही रुझान की प्रोत्साहन करता है, और एक देश एक नेता का स्वभाव को जो प्रेरित करता है, वैसे लोगों को जो है पुरस्कार मिलते हैं। यानी हो क्या रहा है देश में? आपकी सोच, मेरी सोच और लोगों की सोच के ऊपर उसको ऐसे प्रभावित करे कि वो जो है हमारे सत्ताधारी पार्टी जो आज सत्ता में है और उसके नेता
उसके अलावा और किसी के ख्याल ना किसी की सोच या किसी की भलाई लोगों के अंदर और उनके स्वभाव में ना हो, यानी मानसिकता को बदलने की प्रयास। और फांसीवादी एक व्यवस्था का ये एक मुख्य लक्षण है। दमन और आतंक और शोषण के अलावा सोच को ही बदल दें, सोच को ही बदल दें कि लोग किस तरीके से सोच रहे हैं। वो एक मुख्य आधार है जिसके आधार पर तानाशाही हुकूमत और फांसीवादी व्यवस्था कायम होती है। आज वही हो रहा है और उसकी के खिलाफ जो लड़ने वाले में से एक मुख्य संस्था रही है न्यूज़ क्लिक, और वो सामने आकर जिस तरीके से वो संघर्ष को आज भी चला रहे हैं, उनको दाद देनी चाहिए। आज भी प्रवीर की गिरफ्तारी के बाद भी जिस तरह की खबर वो हिम्मत के साथ वो सामने रख रहे हैं, उनको सलाम, हमारी सलामी। लेकिन ऐसे बहुत कम संस्थाएं बच गई। अब गोदी मीडिया करके कितना भी प्रचार कर लीजिए, उसका कोई असर उनके ऊपर पड़ना नहीं है। और वो इस तरीके से दुष्प्रचार जो है देश में चला रहे हैं, जो लोगों को प्रभावित कर रहा है। इसके खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत है। और साथ ही साथ दूसरी बात जो हो रही है देश के अंदर, जो हमें समझना, कई सारी चीजें हो रही, लेकिन प्रवीर के साथ, इस गिरफ्तार के साथ जुड़ी हुई बात और जो बाकी सब लोगों के साथ भी जो हो रहा है, वो क्या है? देश के अंदर न्याय की परिभाषा बदल दी गई। न्याय की परिभाषा बदल दी गई कि आज, अभी तक, जब तक ये सरकार नहीं आई, 10 साल पहले तक देश के अंदर न्याय और कोर्ट कचहरी की परिभाषा था क्या? कि मैं निर्दोष हूं जब तक आप साबित नहीं कर सकते हो कि मैं गुनहगार हूं। लेकिन आज मैं गुनहगार हूं और मेरी निर्दोषता मुझे साबित करनी पड़ेगी। और ये दोस्त से प्रकट करते हुए कि आप गुनहगार हो, आपको गिरफ्तार कर लें। यहां पे 6 महीने हो गए, कोई आज तक कोई सबूत नहीं। आज तक जो चार्जेस उन्होंने पेश किया था न्यूज़ क्लिक के खिलाफ या प्रवीर के खिलाफ, उसके बारे में एक भी एविडेंस नहीं है उनके पास। उसी तरीके से कोर्ट ने संजय सिंह जी को रिहा किया कुछ दिन पहले, क्योंकि एक भी एविडेंस नहीं था। आज वो भीमा कोरेगांव केस के अंदर 6 साल तक उनको कोई एविडेंस के बिना उनको जेल में रखा, उनको बेल मिली। हम चाहेंगे कि कोर्ट कचहरी जरा हिम्मत के साथ देश की न्याय को तो बरकरार रखे। और ये न्याय का जो परिभाषा रहा है, जो उसूल रहा है कि हम निर्दोष है जब तक हमारी गुनाह साबित नहीं होती, उसके आधार पर न्याय दिलवाया जाए। लेकिन एक तानाशाही और फांसीवादी रुझान वाली सरकार को यही उल्टा ही उनको चाहिए, जिसके चलते हुए उनकी हुकूमत को और उनकी जबरदस्ती तानाशाही व्यवस्था को और मजबूत कर सके। एक तीसरी पहलू है जो प्रवीर हर समय जो लड़ते हुए आए थे, जिसका जिक्र थोड़ा हल्का से मैं पहले किया था, और वो यही है कि सोच बदलने की बात हम कह रहे थे। उसी के साथ साथ शिक्षा संस्थाओं के अंदर जो भी आपको रैशनैलिटी और रीजन के आधार पर जो शिक्षा दी जाती है, उसके ऊपर हमला। कल पिछले कल को उन्होंने फिर एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स को बदला और बाबरी मस्जिद को ध्वस्त होने की खबर को उन्होंने वो टेक्स्ट बुक्स में से मिटा दी। यानी वो हुआ ही। अब ये हालत है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर हम जब छात्र हुआ करते थे 70 की पीढ़ी में, वहाँ के छात्रों के साथ जो भी कभी कभी जब बात होती थी, उन दिनों में वो संभव था, तो उनका ये मानना था कि 1965 का जंग पाकिस्तान ने जीता। इंडो पाकिस्तान का जो जंग जो हुआ, उनको क्या कि पाकिस्तान ने जीता, ये क्या कह रहे हो आप, भारत ने जीता। तो मैं बोला आपको क्या पता है? कहते हमारे टेक्स्ट बुक में तो वही लिखा हुआ कि पाकिस्तान ने जीता। अब यही बात मैं पार्लियामेंट छोड़ते छोड़ते आखिरी भाषण में यही कहा कि राज्यसभा के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये मत करिएगा कि भारत को एक हिंदू पाकिस्तान में बदलोगे आप, और इस तरीके के खतरे से हमें बचना है। लेकिन हो वही रहा।
अब उससे निपटना है तो प्रबीर जैसी आवाज़ों की ज़रूरत थी और है और रहेगी। तो इस तरीके से कई सारे मुद्दे हैं जिसके अंदर आज आप देखेंगे कि बिना कोई तथ्य की वो जो है गिरफ्तार करते हैं और कार्रवाई करते हैं। आज सुबह कुछ दिन पहले आपने देखा कांग्रेस के जो अकाउंट्स है उसको फ्रीज कर दी गई। आज सुबह केरल के त्रिशूर जो जिला है उस जिले के अंदर जो पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, जिला कमेटी है, उसके अकाउंट्स को फ्रीज करने की ऑर्डर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दी और हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को बुलाया, पूरे किताबों लेके आइए। कारण क्या है? कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों कर रहे हो ये कदम? कहते जवाब देने की जरूरत नहीं है। नए कानून के तहत आपको आना है और ये स्पष्टीकरण करनी होगी। चुनाव चल रहे हैं, 26 तारीख को वहां पे वोट है केरल में, और आज के दिन ये कदम जो वो उठाते हैं, इसका मतलब क्या? ये मनमानी है हमारी, ये हमारे पास ये अधिकार है और हम आपको यानी चुनाव की प्रक्रिया को भी हम जो है इन्फ्लुएंस करने के लिए इस तरीके के कदम काम उठाएंगे। खैर जाहिर बात है कि उसके ऊपर कानूनी जो भी रास्ते हैं जिसको करना है कदम वो पार्टी उठाएगी, करेगी जरूर। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये मुख्य बात कि केरल की जनता जो है इस तरीके से कामों के लिए सबक सिखाएगी, उनको सबक सिखाएगी और चुनाव के परिणाम जो है उसके स्पष्ट रूप से नजर भी आएगा। लेकिन ये रुझानों की बात कह रहे हैं, ये जो भी अभी तक आपने सुना पहले सेशन में जितने और रुझानों की व्याख्या हुई, उसी के साथ साथ ये सब जोड़कर अगर आप देखेंगे, प्रबीर का गिरफ्तारी कोई एक आइसोलेटेड चीज नहीं है। ये पूरे का पूरा इस व्यवस्था को बदलने का जो साजिश है उस साजिश का हिस्सा। आज जो कोशिश जो हो रहा है वो आज के दिन नहीं, 100 साल पहले उनकी योजना रही, जिसको आज वो लागू कर पा रहे क्योंकि राज सत्ता उनके हाथ में है और पूरी व्यवस्था उनके हाथ में है। हर संस्था को दुरुपयोग करने की उनके पास जो है अधिकार है। तो अब इन सब का दुरुपयोग करते हुए आज जो है इस व्यवस्था को भी बदलना चाहते हैं कि जो चरित्र है आज़ाद हिंदुस्तान का, जो चरित्र है आपकी एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज, इस चरित्र को बदलकर एक तानाशाही फांसीवादी एक हिंदुत्व राष्ट्र के रूप में बदलना, ये है उनका मुख्य उद्देश्य और इसी को लागू करने के लिए ये सब कदम तैयार है। तो आज प्रबीर को हम मानते हैं कि वो एक सिपाही है, वो एक सिपाही है आधुनिक भारत के, जो इस धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के गणराज को बरकरार रखते हुए एक बिना शोषण की व्यवस्था, एक समाजवाद की ओर जाने के लिए उसके सिपाही है वो, और उस सिपाही होने के नाते वो भी उनके निशाना है हमारे शासक वर्गों का, हमारे वर्ग दुश्मनों का। तो इसलिए आज प्रबीर के साथ एकजुटता के मतलब आज इस जो साजिश है हमारे देश के चरित्र को बदलने का और ये तानाशाही हमले जो हो रहे हैं उनके खिलाफ हमारी संघर्ष को और मजबूत करना है। और ये संकल्प हमें लेना होगा आखिर में कि आज जिस तरीके से इमरजेंसी के खिलाफ लड़कर जनतंत्र को बचाया, पुनर्स्थापना किया, आज इस तानाशाही और फांसीवादी रुझान को हराकर हम जो है अपने भारत को आज बचाएंगे ताकि आने वाले दिनों में एक बेहतर भारत का निर्माण करेंगे। ये है हमारा संकल्प कॉमरेड प्रबीर के लिए, ये है हमारी सहानुभूति और ये है हमारी कमिटमेंट देश के लिए और जनता के लिए। शुक्रिया।